सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं ना बच्चों। आइए अब शुरू करते हैं ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले पाठ 20 जिसका नाम है मौखिक एवं लिखित रचना यानी कि ओरल एक्सप्रेशन एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, चलिए शुरू करें। आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया गया है अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन। देखो मनुष्य बोलकर तथा लिखकर अपने भाव या विचारों को अभिव्यक्त करता है ना बच्चों, ऐसे ही करते हैं। अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं बच्चों, पहला है मौखिक अभिव्यक्ति और दूसरा है बच्चों लिखित अभिव्यक्ति यानी कि पहले बोलकर या फिर लिखकर। अब देखिए मौखिक अभिव्यक्ति क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेष प्रकार से प्रस्तुति यानी कि मौखिक रचना कहलाती है। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें क्या करना है, मौखिक यानी कि मुख से प्रस्तुत करना है। प्रतिदिन हम जीवन में ज्यादातर कार्यों के लिए मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मित्रों के साथ वार्तालाप, हास परिहास, सभा समितियों में विचार विमर्श, भाषण, धार्मिक प्रवचन आदि इन सभी कार्यों में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है ना बच्चों। फिर आता है मौखिक अभिव्यक्ति के रूप बच्चों, पहला जैसे कि सस्वर वाचन। ठीक है, दूसरा क्या बच्चों, अंत्याक्षरी, सबने खेली होगी। तीसरा है चित्र का मौखिक वर्णन। चौथा है बच्चों घटना वर्णन। पांचवा है कथा वाचन। छठा है वाद विवाद। सातवां है भाषण। आठवां है समाचार वाचन और नौवां है दूरभाष वार्ता। समझ गए। तो ये सारे हमारे बच्चों ये अभिव्यक्ति हैं, यानी कि ये हमारे अभिव्यक्त मौखिक ये हमारे बच्चों मौखिक अभिव्यक्त करने के माध्यम है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि विषय है। देखिए जैसे कि पहला क्या है, इसमें सस्वर वाचन और कविता वाचन। देखो इसमें पाठ का सस्वर वाचन एवं कविता पाठ करना आता है। ठीक है, उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट एवं यति गति लय के अनुसार होना चाहिए, है ना बच्चों। कविता ऐसी तो बोलते हैं लय के साथ, है ना। दूसरा अंत्याक्षरी बच्चों, अंत्याक्षरी मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का एक मनोरंजक एवं प्रभावी साधन है ना बच्चों। जब हम खाली बैठे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अंतराक्षरी खेलते हैं ना बच्चों, है ना। तीसरा क्या, चित्र का मौखिक वर्णन। छात्रों को चित्र दिखाकर उसमें दर्शाए गए चित्रों का वर्णन करना, है ना बच्चों। फिर है घटना वर्णन, यानी कि कोई देखी गई घटना, दृश्य एवं मेले आदि का वर्णन क्रमबद्ध रूप से करना। ठीक है, फिर है बच्चों कथा वाचन। ये क्या होता है, कहानी कहना मौखिक अभिव्यक्ति का एक का रोचक एवं सशक्त माध्यम है। ठीक है बच्चों। फिर है वाद विवाद, किसी भी विषय के पक्ष या विपक्ष पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करना वाद विवाद कहलाता है। ये भी मौखिक अभिव्यक्ति का सशक्त साधन है। ठीक है बच्चों। फिर आता है भाषण। भाषण क्या होता है, भाषण मौखिक रचना का उत्कृष्ट रूप है। इससे हमारी वाचन शक्ति प्रखर होती है। ठीक है बच्चों। फिर आठवां है समाचार साध। फिर है बच्चों आठवां समाचार वाचन। इस युग में जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है। समाचार वाचन मौखिक अभिव्यक्ति का सशक्त रूप है जिससे मिनटों में सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है बच्चों। फिर नौवां है टेलीफोन यानी कि दूरभाष वार्ता। दूर बैठे लोगों से हम मिनटों में वार्ता कर लेते हैं। ये भी मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख उदाहरण है। समझ गए बच्चों। तो ये थे इसके 9 रूप। अब देखिए यहाँ पे लिखित अभिव्यक्ति बच्चों, तो भाव तथा विचारों को लिखित एवं कलात्मक अभिव्यक्ति ही लिखित रचना कहलाती है। ठीक है बच्चों। देखिए लिखित रचना के विविध रूप बच्चों कौन कौन से, जैसे कि पहला है अपठित गद्यांश या पद्यांश। दूसरा है कहानी लेखन। फिर संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन, डायरी लेखन और चित्र वर्णन। ठीक है, तो ये इसमें भी बच्चों 8 प्रकार के हैं। अच्छा देखिए जैसे बच्चों पहला है अपठित गद्यांश यानी कि अनसिंग पैसेज। क्या होते हैं, अपठित गद्यांश ऐसे गद्य विधाकांश होता है जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है बच्चों। देखो जैसे कि अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आइए हम पढ़ें बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो पहला हमें दिया है गद्यांश को ध्यानपूर्वक 1-2 बार पढ़ना चाहिए, है ना, ताकि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा, गद्यांश के नीचे लिखे गए प्रश्नों को समझें और उनके उत्तर लिखते समय गद्यांश की भाषा को ज्यों का त्यों उत्तर में ना लिखें बल्कि अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या है, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। चौथा है प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त एवं स्पष्ट होने चाहिए। फिर पांचवा, शीर्षक का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि वह गद्यांश से ही संबंधित हो। ठीक है बच्चों। फिर क्या है, शीर्षक हमेशा संक्षिप्त एवं रोचक ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ विशेष बातें जो कि हमें ध्यान रखनी होती हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमें गद्यांश दिया गया है, आइए से पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों। पहला हमें गद्यांश दिया गया है, एक प्रसिद्ध कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर बॉडी हेल्दी रहेगी तभी तो हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा, है ना। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति ना तो अपने परिवार और ना ही अपने राष्ट्र की सेवा कर सकता है ना बच्चों। फिर देखिए फिर क्या है, व्यायाम के
व्यायाम के द्वारा ही शरीर को हष्ट एवं पुष्ट बनाया जा सकता है। व्यायाम से आयु बढ़ती है एवं मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, ठीक है, जिससे बुढ़ापा एवं रोग जल्दी आक्रमण नहीं कर पाते, ठीक है। शरीर चुस्त एवं फुर्तीला बन जाता है। स्वस्थ व्यक्ति प्रसन्न रहता है तथा उसके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अतः हम अपनी नियमित दिनचर्या में योग, प्राणायाम और ध्यान को अपना ले तो हमारा मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहेंगे। समझ गए बच्चों? यहाँ पे ये हमने बहुत ही अच्छा गद्यांश पढ़ लिया है। आइए अब इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कर लेते हैं। बच्चों, पहला हमें प्रश्न पूछा गया है, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है? तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? शरीर को व्यायाम करके स्वस्थ रखा जा सकता है। दूसरा है, व्यायाम से क्या लाभ है? बच्चों, व्यायाम करने से शरीर सशक्त बनता है। व्यायाम करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है तथा मांसपेशियां मजबूत होती हैं। बुढ़ापा और रोग दूर रहते हैं तथा मनुष्य की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों, ये इसके लाभ है। तीसरा है, स्वस्थ रहने से व्यक्ति का मन कैसा रहता है? बच्चों कैसा रहता है बताइए? तो ये प्रसन्न रहता है ना, और तथा देखो उसके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। फिर इसका देखो चौथा प्रश्न है, गद्यांश का शीर्षक दीजिए। बच्चों इसका गद्यांश का शीर्षक हो जाता है व्यायाम। फिर है, उपयुक्त गद्यांश में से बूढ़ा तथा रोग शब्द भाववाचक संज्ञाएं ढूंढ कर लिखिए। बच्चों जैसे कि बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़ापा, रोग का हो जाएगा रोगी। समझ गए बच्चों? देखिए सारे जो हमने उत्तर पढ़े हैं ये आपके इसी गद्यांश से हैं। आप एक बार इसे फिर से पढ़ेंगे तो आपको सारे उत्तर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा पहला गद्यांश हो चुका है। अब दूसरा इसमें जो गद्यांश दिया है ये आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा और तीसरा इसे आपको खुद से पढ़ना है, पढ़ लेंगे बच्चों। आइए, हमारा ये पाठ पूरा हो चुका है। हमने बच्चों इसमें बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है और लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है। हमने आपठित गद्यांश भी कर लिया, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। और बच्चों तब तक के लिए आपकी जो मैंने 2 आपठित गद्यांश छोड़े हैं आपको खुद से पढ़ने हैं, ठीक है। और अभ्यास के प्रश्नों को भी आपको स्वयं से पूरा करना है, क्योंकि इसकी ज्यादा से ज्यादा यानी कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से उसके उत्तर जो है मिलने शुरू हो जाएंगे और आप पूरे इसमें अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ठीक है बच्चों, बाय।